गांव में बहुत ही शातिर एक ठग रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में निपुण थे। एक दिन तीनों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। अरे पिताजी, रोज रोज छोटा हाथ मार के परेशान हो गए हैं। आज हम कोई बड़ा हाथ मारते हैं। हाँ बेटे, अगर बड़ी ठगी करनी है तो हम सबको मिलकर बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। वो तीनों ठगी की योजना बना ही रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी जो बकरी को लिए हुए उनकी तरफ आ रहा था। उस आदमी को देखकर ठगों ने उसी को ठगने का विचार किया। योजनानुसार एक ठग वहीं बैठ गया और 2 ठग थोड़ी थोड़ी दूर में जाकर बैठ गए। जब बकरी को लेकर वह व्यक्ति निकला। अरे भाई साहब, ये बकरी कितने रुपए की है? 500 रुपये, इससे 1 रुपया कम नहीं। यह तो बहुत बड़ी कीमत है। वाजिब दाम बताओ, हम अच्छे दाम पर तुम्हारी बकरी ले लेंगे। अच्छा, तो आप कितने रुपए में लेना चाहते हो? यह तो 10 रुपए की बकरी है। यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन 2 लोगों से भी पूछ सकते हो कि दाम वाजिब है या नहीं। अब बकरी वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन 2 लोगों के पास ही चलते हैं। वह तीसरा ठग उस बकरी वाले को अपने उन 2 साथियों के पास ले आया। उन ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा, देखो मुसाफिर, यह बकरी 10 रुपये से अधिक की नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपनी बकरी 10 रुपये में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस व्यक्ति को 10 रुपए में ही ठग लिया। जब बकरी वाले की बकरी चली गई, अब उसे गांव वालों से पता चला कि वो तीनों तो ठग थे। इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला लिया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा, क्योंकि वो भी एक ठग था। वो ठगा हुआ ठग बेचारा शाम को अपने घर गया। अजी आ गए आप, और हमारी बकरी कहाँ है? ऐसा सुनते ही कमल बकरी वाली पूरी बात बता देता है। अरे कोई बात नहीं, हम भी उनको ठगते हैं। मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर सुमन सारी योजना कमल को बता देती है। अगली सुबह कमल वहीं पर छुप जाता है और सुमन उनके घर से थोड़ी दूर आकर रोने लगती है। वो तीनों स्त्री के रोने की आवाज सुनकर कमला के पास आ जाते हैं। ए सुंदरी, तुम रो क्यों रही हो? साहब जी, क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं कहाँ जाकर रहूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोगों के पास रह सकती हो। हम तुम्हें ठग विद्या में निपुण कर देंगे। अब बस कमला को यही चाहिए था। वो उन तीनों ठगों के साथ घर में चली जाती है। एक दिन दोनों ठग बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों के पिता ही बचे थे। कमला उस ठग के पास आती है। आप लोग तो बिल्कुल गरीब हो, आपके घर में कुछ भी नहीं है। मेरे पगली, तू क्या जाने, मेरे पलंग के नीचे एक सोने का घड़ा है, और वो सोने का घड़ा हमने एक राजा को ठग कर लिया था। अच्छा, तो ये राज की बात है? हाँ बिल्कुल, तुम स्त्री हो इसीलिए बता रहा हूँ। यह सब सुनकर सुमन का पति भी वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लाठी थी। उसने ठगों के पिता की खूब मरम्मत की और वो सोने का घड़ा लेकर दोनों मियाँ बीवी वहाँ से रफू चक्कर हो गए। कुछ देर बाद वो दोनों ठग खुशी खुशी अपने घर पर आते हैं। जब उन्होंने अपने पिता की यह हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, यह सब किसने किया? बेटा, ये सब काम उस स्त्री का है, और उसके साथ वो बकरी वाला भी था। उसने कहा भी है कि वह कल फिर आएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी, वे बहुत क्रोधित हुए
और कहने लगे, पिताजी, हम कल कहीं पर भी नहीं जाएंगे, घर में आपके पास ही रहेंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन घर पर ही रुके रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो दोनों ठग बाहर आकर देखते हैं। बाहर एक वैद्य आया हुआ था। अरे वैद्य जी, आइए, हमें आपकी जरूरत है। वो दोनों ठग उस वैद्य को अपने घर में लेकर आ जाते हैं। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा। मेरे भाई, चोट तो बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहे तो उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं। वैद्य जी, बस हमारे पिताजी का इलाज हो जाना चाहिए। हम जड़ी बूटी क्या, पूरा जंगल ही उखाड़ लाएंगे। वैद्य ने उन्हें 2 दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास वो वैद्य ही था। उसने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठग पुत्रों के पिता की फिर से अच्छी मरम्मत कर डाली और जो भी कुछ घर में बचा हुआ था सारा सामान ले गया। कुछ देर बाद दोनों ठग जड़ी बूटियां लेकर आ गए थे। उन्हें घर का और अपने पिताजी की हालत देखकर मामले का पता चल गया था। हे भगवान, उस कमीने ने फिर हमें चूना लगा दिया। कल चाहे कुछ भी हो जाए, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो दोनों बैठे ही थे। तभी उन्हें सुनाई दिया, तुम्हारे पिताजी की मरम्मत करने वाला आ गया हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इतना सुनते ही वो दोनों ठग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, परंतु वह तो घोड़े पे बैठा हुआ था। बस भैया, अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, जाने दो उसे, किसी और दिन पकड़ लेंगे। ऐसा बोलकर दोनों घर पर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि चारपाई गायब है। मेरे बेटा, देख क्या रहे हो? जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो और आदमी था। वो तुम्हें कैसे भी करके घर से दूर करना चाहता था। तुम लोग यहाँ से भाग गए। वो पीछे से आया और मुझे खूब पीटा और जाते जाते चारपाई भी ले गया। पिताजी, हम वादा करते हैं, कल चाहे कोई भी चिल्लाओ, हम आपको छोड़कर कहीं पर नहीं जाएंगे। दूसरे दिन दोनों घर पर ही रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उसी रात गांव में कोई कार्यक्रम होने वाला था। भैया, मुझे लगता है वो बकरी वाला कभी नहीं आएगा। चलो, गांव में प्रोग्राम होने वाला है, हम वो देख कर आ जाते हैं। वो दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं। इधर कमल ने मौका पाकर पुनः उसके पिताजी की घर में आकर मरम्मत कर डाली। ओए सुन बुढ़ऊ, इस बार मैं तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले जाऊंगा और अपने दोनों बेटों से भी कह देना, मैं तुम्हारे घर में अब कभी नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर कमल वहाँ से चला जाता है। ठग जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। अब उन ठगों को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। बेटे, अब वो बकरी वाला कभी नहीं आएगा। तुम भी कसम खाओ, अब किसी को भी नहीं ठगोगे, क्योंकि बुरे काम का अंजाम सदैव बुरा होता है। ठग पुत्रों ने कसम खाई कि वो अब किसी को नहीं सताएंगे।